क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर आप और भी तेज, स्मार्ट और बेहतर तरीके से काम करें तो क्या नतीजे होंगे? स्मार्टर, फास्टर, बेटर इस सवाल का उत्तर देता है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी उत्पादकता को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। चार्ल्स डुहिग, जिन्होंने पहले द पावर ऑफ हैबिट जैसी किताब लिखी थी, इस बार हमारे दिमाग की ताकत को समझाने के लिए और ज्यादा गहरे गए हैं। किताब में वह उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करते हैं जो हमारी सोच, फैसले और कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। आज की तेज दुनिया में, जहां सब कुछ जल्दी हो रहा है, हम कैसे अपने काम को न केवल जल्दी बल्कि बेहतर तरीके से कर सकते हैं? यही सवाल है और इस किताब में इसका समाधान है। चार्ल्स डुहिग ने बहुत सी सच्ची घटनाओं, रिसर्च और उदाहरणों के जरिए हमें यह बताया है कि उत्पादकता सिर्फ समय प्रबंधन का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी मानसिक स्थिति और सही फैसलों पर आधारित है। यह किताब आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं, अपनी सोच को सही दिशा में ले जा सकते हैं और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी स्मार्ट और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो किताबों से प्यार करते हैं और चाहती हैं कि उनकी जिंदगी को किताबों के जादू से और भी बेहतर बनाया जाए। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपकी जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को और बेहतर बनाने का रास्ता दिखाते हैं। चाहे आप एक छोटे से गांव के खेतों में काम कर रहे हों या शहर के किसी बड़े ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हों, हमारे द्वारा सुनाई जाने वाली हर कहानी और हर किताब आपके दिल से जुड़ी हुई है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक किताब के बारे में बताना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप उस किताब को अपने जीवन में उतारें और उसका प्रभाव महसूस करें। हिंदी ऑडियो बुक चैनल के जरिए हम चाहते हैं कि आप हर कहानी को अपने अनुभव से जोड़ सकें, ताकि वह आपको प्रेरित कर सके। हमारी किताबें न सिर्फ आपको प्रेरित करती हैं, बल्कि आपको यह भी सिखाती हैं कि कैसे आप अपनी दिनचर्या को और बेहतर बना सकते हैं, अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं और खुद को हर दिन पहले से ज्यादा स्मार्ट और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हमारे चैनल का हर पॉडकास्ट, हर चैप्टर एक नई सीख लेकर आता है और हम चाहते हैं कि आप इसे पूरी तरह से महसूस करें। हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है, चाहे आप कहीं भी हों, एक छोटे से गांव में अपनी दिनचर्या निभा रहे हों या एक बड़े शहर के शोर शराबे में काम कर रहे हों। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपको जो मिलेगा वह केवल एक किताब का सारांश नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह गहरी समझ और मार्गदर्शन होगा। चाहे आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, अपनी सोच को और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो या किसी पुराने उद्देश्य को नई दिशा देना चाहते हो, यहाँ हर किताब एक नई राह दिखाती है और हम हर किताब के साथ आपको इस रास्ते पर चलने का साहस और दिशा देते हैं। हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं हैं, वे जीवन को बेहतर बनाने की ताकत हैं जो आपके लिए हर कदम पर साथ चलती हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको ऐसी किताबें सुनाएं जो आपके दिल में घर कर जाएं और आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी दें। इस चैनल पर जुड़िए और अपनी जिंदगी को किताबों के इस अद्भुत संसार से जोड़िए। चैप्टर 1, मोटिवेशन की साइंस। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक युवा मरीन रिक्रूट से। वो नौजवान एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिल हुआ था जिसे लोग दुनिया की सबसे सख्त और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग में से एक मानते हैं, मरीन कोर्प बूट कैंप। पहले दिन ही उस पर चारों तरफ से आदेशों की बौछार शुरू हो जाती है। खड़े हो जाओ, बैठो, चुप रहो, लाइन में लगो, दौड़ो, किसी से आंख मत मिलाओ। वहां कोई बहाना नहीं चलता और ना ही कोई सवाल पूछने की इजाजत होती है। उस जवान को यह लगने लगता है कि वह एक मशीन बन गया है। हर मिनट एक नया कमांड, हर सेकंड एक नया दबाव। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही जवान पहले से अधिक अनुशासित, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है। वो सिर्फ हुक्म मानने वाला सैनिक नहीं रहता, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने वाला एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है। आखिर ऐसा क्या बदलता है? चार्ल्स डुहिग इस बदलाव की जड़ में जो चीज पाते हैं वो है
मोटिवेशन। लेकिन यह मोटिवेशन अचानक पैदा नहीं होता। यह खुद को चॉइस देने, अपने फैसलों को खुद चुनने और उनके पीछे के अर्थ को समझने से आता है। मरीन कोर का मकसद सिर्फ आज्ञा का पालन करवाना नहीं, बल्कि उस जवान के भीतर यह भावना जगाना होता है कि वह खुद जिम्मेदार है। जब एक जवान से कहा जाता है कि अपना बिस्तर ठीक करो, तो उसे साथ में यह भी समझाया जाता है कि उसका हर कार्य, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसके कैरेक्टर का हिस्सा है। जब वह यह समझता है कि वो सफाई इसलिए कर रहा है क्योंकि यह उसकी पहचान है, तब वह सिर्फ एक कमांड फॉलो नहीं कर रहा होता, वह एक सोच के साथ कार्य कर रहा होता है। डुहिग बताते हैं कि असली मोटिवेशन तब आता है जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वो किसी चीज को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने खुद चुना है, न कि किसी दबाव या डर की वजह से। जब हम खुद को चॉइस देते हैं तो हमारे भीतर जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की भावना जन्म लेती है, और यही भावना हमें मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। इसे वो कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी यह विश्वास कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका नियंत्रण मेरे हाथ में है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प कहानी दी गई है। एक स्कूल में कुछ बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप से कहा गया कि तुम्हें यह पजल हल करनी है। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि क्या तुम यह पजल हल करना चाहोगे? जो बच्चे अपने मन से चुनकर पजल हल करने बैठे थे, वे ज्यादा देर तक उसमें लगे रहे और बेहतर प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह काम अपनी चॉइस से किया था। जब हम किसी काम को खुद चुनते हैं तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसमें गहराई से सोचते हैं और उसका नतीजा भी बेहतर होता है। डुहिग हमें यह भी सिखाते हैं कि हम चाहें तो रोजमर्रा की जिंदगी में मोटिवेशन को जागृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं और ऑफिस जाने का मन नहीं करता, तो आप खुद से यह सवाल पूछिए, मैं क्यों काम करता हूं? अगर जवाब होगा घर चलाने के लिए, परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, तो मोटिवेशन अपने आप अंदर से आने लगेगा। यही तरीका है सोच को बदलने का। जब आप किसी चीज को बोझ नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के साथ जोड़कर देखते हैं, तो वह आपके अंदर ऊर्जा भरने लगती है। इस चैप्टर में एक विशेष टूल बताया गया है, मेक चॉइसेस दैट रीइंफोर्स योर आइडेंटिटी, यानी अपने हर निर्णय को अपनी पहचान से जोड़ो। अगर आप खुद को एक जिम्मेदार इंसान मानते हैं, तो हर दिन छोटे छोटे निर्णय लीजिए जो उस पहचान को मजबूत करें। अगर आप खुद को एक क्रिएटिव व्यक्ति मानते हैं, तो हर दिन थोड़ा वक्त उस क्रिएटिविटी को देने के लिए निकालिए। ये छोटे छोटे कदम ही मोटिवेशन को स्थायी बनाते हैं। चैप्टर के अंत में डुहिग यह बताते हैं कि मोटिवेशन कोई बाहरी चीज नहीं है जो किसी और से मिलती है। यह हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है, हमें सिर्फ उसे जगाने की जरूरत है। और वह तब होता है जब हम यह समझते हैं कि हमारे पास चॉइस है, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम अपने हर निर्णय को एक उद्देश्य से जोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को ठहरा हुआ महसूस करें, जब आपको लगे कि आपके अंदर एनर्जी नहीं बची, तो रुकिए, खुद से एक सवाल कीजिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? और जब आपको इसका जवाब मिलेगा, तब आपकी चाल भी बदलेगी, सोच भी बदलेगी और जिंदगी की दिशा भी। यही है मोटिवेशन की असली साइंस। चैप्टर 2, टीमों की ताकत। कहानी शुरू होती है गूगल के एक खास प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट एरिस्टोटल। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बड़ा सवाल था, आखिर कुछ टीमें इतनी सफल क्यों होती हैं, जबकि कुछ टीमों में बेहद प्रतिभाशाली लोग होने के बावजूद वे अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाती। गूगल की कोशिश थी कि वह एक ऐसा फॉर्मूला खोजे जिससे पता लगाया जा सके कि हाई परफॉर्मिंग टीम्स की असली ताकत क्या होती है। क्या यह उनके मेंबर्स की स्किल पर निर्भर करता है, या उनके लीडर पर, या टीम में काम करने के तरीके पर। गूगल ने हजारों टीमों का डेटा इकट्ठा किया, हर टीम की मीटिंग रिकॉर्ड की गई, उनके बीच के संवाद, काम करने की प्रक्रिया और निर्णय लेने के तरीके को समझा गया। लेकिन शुरू में उन्हें कोई एक समान पैटर्न नहीं मिला। कुछ टीमों में बहुत टैलेंटेड लोग थे, लेकिन वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। वहीं कुछ औसत स्किल वाली टीमें
शानदार काम कर रही थीं। गूगल के रिसर्चर हैरान थे। फिर उन्हें एक बड़ी बात समझ आई, काम करने का तरीका जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है टीम के भीतर का माहौल। डुहिग बताते हैं कि टीम की सफलता का सबसे बड़ा राज है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी ऐसा माहौल जहां हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि वह खुलकर अपनी बात कह सकता है, जहां किसी को यह डर न हो कि उसकी राय को नकार दिया जाएगा या उसकी गलती पर उसे नीचा दिखाया जाएगा, जहां सवाल पूछना, सुझाव देना और अपनी भावनाएं साझा करना सहज हो। जब कोई टीम ऐसी सुरक्षित जगह बन जाती है तो उसके सदस्य ज्यादा ईमानदारी से बात करते हैं, ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं और गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखते हैं। एक दिलचस्प उदाहरण है सैटरडे नाइट लाइव शो का। जब यह शो शुरू हुआ तो इसकी टीम में अलग अलग सोच और स्वभाव के लोग थे। कुछ बेहद क्रिएटिव, कुछ बेहद व्यवस्थित, लेकिन उनके बीच अक्सर मतभेद होते थे, बहस होती थी, गुस्सा भी आता था। लेकिन एक चीज जो उन्हें जोड़ती थी, वे सब एक दूसरे को सुनते थे। वे भले ही असहमति रखते हों, लेकिन वे खुलकर बोलते थे और सामने वाला सुनता था। इसी ओपन माहौल ने इस टीम को सफल बनाया। ये था उनका साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला जमीन। डुहिग यह भी बताते हैं कि एक सफल टीम का माहौल ऐसा होता है जहां सभी को टर्न टू टॉक यानी बोलने का मौका बराबरी से मिले। अगर मीटिंग में सिर्फ 2 लोग बोलते हैं और बाकी चुप रहते हैं तो वह टीम साइलेंट हो जाती है। लेकिन अगर हर सदस्य को यह लगे कि उसकी आवाज भी मायने रखती है तो वह जिम्मेदारी से काम करता है, सवाल करता है और नई सोच लेकर आता है। इसके साथ ही टीम के लोग एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। इसे कहा जाता है सोशल सेंसिटिविटी, यानी यह समझना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। इस चैप्टर में एक और कहानी दी गई है। एक अस्पताल में नर्सों और डॉक्टर्स की टीम थी जहां बहुत बार गलतियां हो जाती थीं क्योंकि जूनियर स्टाफ सीनियर से सवाल पूछने में डरता था। लेकिन जब वहां एक बदलाव आया और उन्हें कहा गया कि हर कोई सुझाव दे सकता है, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, तब गलतियां कम होने लगीं। क्यों? क्योंकि अब लोग बोलने लगे। अब किसी को यह डर नहीं था कि मैं छोटा हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। अब वहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी बन गई थी। गूगल की रिसर्च का नतीजा साफ था। सफल टीमों में यह कॉमन चीज होती है, एक सुरक्षित और खुला संवाद का माहौल। और यही बात हर जगह लागू होती है, चाहे ऑफिस हो, परिवार हो या दोस्ती का ग्रुप। अगर हम ऐसा माहौल बना सकें जहां हर कोई सुना जाए, समझा जाए और सम्मानित महसूस करे, तो वह टीम असाधारण बन सकती है। तो इस चैप्टर का सार यह है कि एक सफल टीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग बोल सकें, जहां वे बिना डरे अपनी बात कह सकें, जहां लीडरशिप का मतलब सिर्फ दिशा देना नहीं, बल्कि दूसरों को सुनना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना हो। और जब एक टीम के हर सदस्य को यह लगे कि वो मायने रखता है, तभी वह टीम असल में चमत्कार कर सकती है। तो अगली बार जब आप किसी टीम का हिस्सा बने, चाहे वो आपकी फैमिली हो, ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्ती का कोई ग्रुप, तो यह सोचिए कि क्या वहां हर कोई खुलकर बोल पा रहा है। अगर हां, तो आप एक मजबूत टीम का हिस्सा हैं, और अगर नहीं, तो सबसे पहले वह माहौल बनाइए, क्योंकि टीमों की असली ताकत उनके लोगों की आवाज में छिपी होती है। चैप्टर 3, फोकस की कला। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बेहद चौंकाने वाली घटना से। साल 2009 में एक यात्री विमान एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गया। यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि पायलट्स की गलतियों की वजह से हुआ। विमान हवा में था, लेकिन उसके कंट्रोल पैनल से अचानक स्पीड से जुड़े डेटा बंद हो गए। पायलट कंफ्यूज हो गया, घबरा गया। उसने गलती से प्लेन को ऊपर खींचना शुरू कर दिया, जबकि उसे नीचे ले जाना था। उसका ध्यान समस्या की गहराई में जाने के बजाय सिर्फ सतही संकेतों पर था। नतीजा यह हुआ कि पूरा विमान 228 यात्रियों के साथ समंदर में गिर गया। चार्ल्स डुहिग इस दुखद घटना के जरिए हमें यह समझाना चाहते हैं कि फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना केवल आंखें खोलकर देखना नहीं होता। असली फोकस होता है सही जानकारी पर समय रहते ध्यान देना, जरूरी और गैर जरूरी चीजों में फर्क करना और दबाव के समय
अपने सोचने की क्षमता को स्थिर रखना। यानी जब हालात खराब हों तभी असली फोकस की परीक्षा होती है। डुहिग बताते हैं कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है। जब हम बार बार खुद को ट्रेन करते हैं कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, तब धीरे धीरे हमारा दिमाग चुनिंदा चीजों को नोटिस करने लगता है और बाकी को फिल्टर कर देता है। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव टनलिंग और रिएक्टिव थिंकिंग। कॉग्निटिव टनलिंग तब होता है जब हमारा दिमाग किसी एक समस्या में इतना उलझ जाता है कि वह बाकी सारे संकेतों को नजरअंदाज करने लगता है। जैसे जब कोई गाड़ी चलाते हुए सिर्फ एक जीपीएस मैसेज को देखता रह जाए और सामने से आ रही ट्रक को भूल जाए। वही हुआ उस प्लेन के साथ। पायलट एक इंडिकेटर को लेकर इतना उलझ गया कि वह बाकी अलार्म्स को इग्नोर करता रहा। वहीं रिएक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है तेज और बिना सोच समझ के प्रतिक्रिया देना। जैसे कोई बच्चा जब डर जाए और बिना कुछ समझे भागने लगे। ये सोच हमारे आदिम ब्रेन से आती है जो खतरे में तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। लेकिन आधुनिक जीवन में जहां समस्याएं जटिल और कई लेयर में होती हैं, वहां हमें रुककर गहराई से सोचकर निर्णय लेना होता है। इस चैप्टर में एक और जबरदस्त उदाहरण मिलता है सैटरडे नाइट लाइव के डायरेक्टर लोरेने माइकल्स का। वह हर हफ्ते एक नया शो तैयार करते हैं जिसमें कॉमेडी स्केच, लाइव म्यूजिक और इंटरव्यू होते हैं। हर एपिसोड में प्रेशर होता है, डेडलाइन पास होती है, लोग थके होते हैं, लेकिन फिर भी शो टाइम पर तैयार होता है। क्यों? क्योंकि लोरेने माइकल्स ने अपनी टीम को एक ऐसी सोच दी है जिसे कहते हैं अनरिटन रूल्स ऑफ फोकस। यानी जब तनाव हो तब भी सबको पता होता है कि क्या करना है। वहां कोई चिल्लाता नहीं, कोई घबराता नहीं, सबको पता होता है कि फोकस कैसे बनाए रखना है। डुहिग हमें सिखाते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी फोकस को ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। एक तरीका यह है कि हर दिन की शुरुआत में खुद से यह सवाल पूछें, अगर आज सिर्फ एक काम पूरा कर पाऊं तो वह कौन सा होगा जिससे मेरे दिन की सबसे ज्यादा वैल्यू बनेगी। जब हम इस एक बात पर ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें खुद ब खुद पीछे हटने लगती हैं। एक और अभ्यास है मेंटल मॉडल्स बनाना, यानी किसी भी स्थिति की पहले से कल्पना करना। जैसे अगर आप जानते हैं कि मीटिंग में कोई सवाल मुश्किल होगा तो पहले से सोचिए कि आप कैसे जवाब देंगे। इससे आपका दिमाग पहले से तैयार रहेगा और आप गड़बड़ की जगह सोच समझकर प्रतिक्रिया देंगे। इस चैप्टर का सार यही है कि फोकस कोई संयोग नहीं बल्कि आदत है। यह एक ऐसा हथियार है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत देता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम फोकस करना सीख जाते हैं तो हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी सोच को साफ रख सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ध्यान को ट्रेन कीजिए, क्योंकि जहां ध्यान है वहीं सफलता है। चैप्टर 4 लक्ष्य तय करने की कला। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई कंपनी की एक ऐतिहासिक सफलता से। जीई ने अपनी पूरी कंपनी को एक दिशा देने और उसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक सिस्टम अपनाया था जिसे कहा जाता है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। इस सिस्टम का उद्देश्य था कि हर कर्मचारी जानता हो कि उसे क्या करना है, कब तक करना है और क्यों करना है। जीई ने जब इस रणनीति को अपनाया तो उसकी उत्पादकता और मुनाफा दोनों में तेजी से उछाल आया। लेकिन फिर भी एक सवाल रह गया, क्या केवल स्मार्ट गोल्स ही काफी हैं? चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि कई बार हम बड़े अच्छे से स्मार्ट गोल्स बनाते हैं लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को तो हम तय कर लेते हैं लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं सोचते। हम यह तय कर लेते हैं कि मुझे वेट कम करना है या मुझे इस महीने सेल्स बढ़ानी है, लेकिन हम यह तय नहीं करते कि जब मुश्किलें आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगे या मन ऊब जाएगा, तब हम क्या करेंगे। इसलिए डुहिग इस चैप्टर में एक और जरूरी टूल की बात करते हैं, स्ट्रेच गोल्स। ये वे लक्ष्य होते हैं जो बहुत बड़े, चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी असंभव जैसे लगते हैं। जैसे किसी छोटे स्टार्टअप का सपना कि वो 5 साल में देश की सबसे बड़ी कंपनी बने। अब स्मार्ट गोल्स हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें आज क्या करना है।
लेकिन स्ट्रेच गोल्स हमें ऊंचा सोचने की ताकत देते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जीई में भी स्मार्ट गोल्स के साथ साथ लोगों को अपने स्ट्रेच गोल्स सोचने को कहा जाता था। जैसे, अगर तुम्हें अपना काम 2 गुना बेहतर करना हो तो क्या करोगे? यह सवाल दिमाग को मजबूर करता है कि वो सिर्फ आज की नहीं, भविष्य की भी योजना बनाए, और यही सोच इंसान को इनोवेशन की तरफ ले जाती है। डुहिग इस चैप्टर में एक कहानी बताते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट की, जिसका नाम है डेनीस। वह बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उसके ग्रेड गिर रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और वह खुद को डायरेक्शनलेस महसूस कर रही थी। लेकिन जब उसे एक वर्कशॉप में स्मार्ट गोल्स लिखने को कहा गया और फिर अपने सबसे बड़े सपने को एक स्ट्रेच गोल के रूप में सामने रखने को कहा गया, तो उसकी सोच बदल गई। उसने लिखा, मैं स्कूल की टॉप स्टूडेंट बनूंगी और एक दिन मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी। ये सपना बहुत बड़ा था, लेकिन जब उसने उसे छोटे छोटे स्मार्ट गोल्स में तोड़ा, जैसे हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करनी है, हर वीक बायोलॉजी के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में उसके ग्रेड सुधर गए, उसकी पढ़ाई में वापसी हुई और उसके सपने को दिशा मिलने लगी। इस चैप्टर का एक और अहम पहलू है मेंटल कंट्रास्टिंग, यानी अपने लक्ष्य को लेकर सिर्फ कल्पना मत कीजिए कि वह कितना अच्छा होगा, उसके साथ साथ यह भी सोचिए कि कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी और आप उनसे कैसे निपटेंगे। इससे दिमाग पहले से तैयार हो जाता है। आप सिर्फ प्रेरणा से नहीं, योजना और रणनीति से काम करने लगते हैं। डुहिग बताते हैं कि अक्सर हम या तो बहुत छोटे लक्ष्य बनाते हैं जो आसान होते हैं लेकिन हमें बड़ा नहीं बनने देते, या फिर हम केवल बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन बिना योजना के, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं। असली सफलता तब मिलती है जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं। स्ट्रेच गोल्स से दिशा और जुनून लेते हैं और स्मार्ट गोल्स से रोज की कार्रवाई तय करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, कोई सपना है जो आपको भीतर से जलाता है, तो उसे सिर्फ सोचना बंद कीजिए। उसे एक स्ट्रेच गोल की तरह लिखिए, फिर उसे छोटे छोटे स्मार्ट गोल्स में बांट दीजिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए और जब भी रुकावटें आएं तो खुद से पूछिए, मैं इस मुश्किल को पार करने के लिए क्या कर सकता हूं। इस चैप्टर का सार यही है, लक्ष्य तभी जिंदा रहते हैं जब वे हमारी सोच को बड़ा करें, लेकिन हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे एक्शन भी जोड़ें। यही सोच हमें सिर्फ कामयाब नहीं बनाती, बल्कि अंदर से संतुष्ट और मजबूत भी बनाती है। चैप्टर 5, निर्णय लेने की ताकत। यह चैप्टर शुरू होता है एक सच्ची और बेहद भावनात्मक कहानी से। वर्ष 2003 में इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के एक अफसर मेजर जनरल जेम्स मैटिस को एक अत्यंत खतरनाक निर्णय लेना पड़ा। उनके पास रिपोर्ट आई कि एक गांव में विद्रोहियों ने एक घर में हथियार जमा किए हैं। अब सेना को तय करना था कि क्या उस घर पर बम गिराया जाए या सैनिकों को जमीन से भेजा जाए। एक तरफ तेज और साफ समाधान था, एयर स्ट्राइक। दूसरी तरफ जमीन से जाना ज्यादा खतरनाक लेकिन मानवीय था, क्योंकि उसमें निर्दोष लोगों के मरने की संभावना कम थी। जनरल मैटिस ने एयर स्ट्राइक से इनकार कर दिया और जमीन से कार्रवाई करने का आदेश दिया। नतीजा, सैनिकों ने खतरा उठाया, लेकिन कई मासूमों की जान बच गई। चार्ल्स डुहिग इस कहानी से यह समझाना शुरू करते हैं कि निर्णय लेना सिर्फ सही गलत का चुनाव नहीं होता। निर्णय लेना असल में एक सोचने की प्रक्रिया है, जिसमें इंसान अपने अनुभव, अपने भीतर की आवाज और आसपास की परिस्थितियों का संतुलन बनाता है। और सबसे अहम बात, एक अच्छा निर्णय लेने की ताकत किसी खास इंसान में नहीं, बल्कि हर उस इंसान में हो सकती है जो सोचने की कला को अपनाता है। इस चैप्टर में डुहिग हमें एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत से परिचित कराते हैं, बेयजियन थिंकिंग। यह एक मैथमेटिकल और मानसिक मॉडल है जो कहता है कि जब भी आप किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करें, तो अपने पुराने अनुभवों और नई जानकारी को जोड़कर सोचें। हर बार जब कोई नया तथ्य सामने आता है, तो आपको अपने पहले के अनुमान को थोड़ा अपडेट करना होता है। यही तरीका वैज्ञानिक सोच का मूल है और यही सफल लोगों की निर्णय लेने की आदत भी। मान लीजिए, आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आसमान में बादल हैं। आपके दिमाग में एक अनुमान बनता है कि शायद आज बारिश होगी।
फिर आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सड़कें सूखी हैं, कोई छाता लेकर नहीं चल रहा। अब बायजियन थिंकिंग यही कहती है कि इन नए तथ्यों के आधार पर आप अपना अनुमान बदलें, यानी बारिश की संभावना कम लगती है। यही सोच अगर हम अपने बड़े फैसलों में अपनाएं, जैसे करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, तो हम हर नए अनुभव से ज्यादा समझदार होते जाएंगे। डुहिग बताते हैं कि निर्णय लेने के पीछे दो तरह की सोच काम करती है, इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। जब हम किसी स्थिति में तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे गाड़ी सामने से आ जाए और हम ब्रेक मार दें, तो वह इंस्टिंक्ट होता है। लेकिन जब हमें किसी नौकरी के ऑफर को स्वीकार करने से पहले सारे फायदे नुकसान तौलने पड़ते हैं, तो वह विश्लेषण होता है। समझदारी तब आती है जब हम जानते हों कि कौन सी स्थिति में कौन सी सोच अपनानी है। इस चैप्टर में एक दिलचस्प कहानी है एक महिला निवेशक की, एनी ड्यूक, जो पहले एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर थी। उसने पोकर के खेल से यही सीखा कि निर्णय लेना एक कला है जिसमें आपके पास हमेशा सारे कार्ड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको दांव लगाना होता है, अनुमान लगाना होता है। एनी ने हर हाथ को एक लर्निंग की तरह देखा। अगर वह हारती तो सोचती कि क्या मेरी जानकारी अधूरी थी, और जीतती तो सोचती क्या मैं किस्मत से जीती या सही रणनीति से। यही सोच उसे धीरे धीरे महान निवेशकों की कतार में ले आई। डुहिग यह भी बताते हैं कि हमारे दिमाग में अक्सर कॉग्निटिव बायसेस यानी मानसिक पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम पहले किसी चीज में सफल हुए हों तो हम यह मान लेते हैं कि अगली बार भी वही तरीका काम करेगा, बिना सोचे कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर निर्णय को पुराने अनुभवों से जरूर जोड़ें, लेकिन उन्हें आंख मूंद कर न माने। इस चैप्टर में एक बेहद व्यावहारिक रणनीति दी गई है, क्रिएट मेंटल मॉडल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी जब भी आप किसी कठिन निर्णय की स्थिति में हों तो पहले अपने दिमाग में उस स्थिति की कल्पना करें। सोचिए, अगर मैं यह रास्ता चुनता हूं तो क्या होगा, अगर मैं दूसरा रास्ता लूं तो नतीजा क्या होगा। यह अगर तब वाली सोच हमारे ब्रेन को क्लैरिटी देती है। इससे हम भावनाओं की जगह तर्क पर निर्णय ले पाते हैं। और अंत में डुहिग बताते हैं कि निर्णय लेने की असली ताकत तब आती है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, जब हम हर फैसले को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं, जब हम अपने अनुभवों का सम्मान करते हैं लेकिन नए तथ्यों को जगह देते हैं। यही निर्णय लेने की कला है, सोचने की, सीखने की और आगे बढ़ने की। चैप्टर 6, मानसिक चित्र और कल्पना की शक्ति। यह चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही आम लेकिन प्रभावशाली स्थिति से। एक पायलट हवाई जहाज को उड़ाने की तैयारी कर रहा है। वो टेक ऑफ से पहले अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन एक एक स्टेप की कल्पना करता है। इंजन स्टार्ट करना, कंट्रोल्स चेक करना, मौसम का अनुमान लगाना, टेक ऑफ की रफ्तार तक पहुंचते हुए उड़ान भरना। कोई इसे साधारण आदत समझ सकता है, लेकिन यही मानसिक तैयारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर बाद में कोई इमरजेंसी आती है तो उसका दिमाग पहले से उस स्थिति के लिए तैयार होता है। चार्ल्स डुहिग इसे कहते हैं मेंटल मॉडल्स या मानसिक चित्र बनाना। डुहिग बताते हैं कि सफल लोग, चाहे वे पायलट हों, सर्जन हों, खिलाड़ी हों या एंटरप्रेन्योर, वो हर दिन के शुरू होने से पहले अपने पूरे दिन की मानसिक रूप से एक कहानी बना लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर मीटिंग में सामने वाला नाराज हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, या अगर क्लाइंट डील से पीछे हटे तो मैं कौन सा डेटा पेश करूंगा। यानी वे पहले से ही अपने दिमाग में परिस्थिति की स्क्रिप्ट बना लेते हैं। और जब असल जिंदगी में वैसा ही कुछ होता है तो वे घबराते नहीं। उनकी प्रतिक्रिया तेज, शांत और समझदारी से भरी होती है। इसकी तुलना कीजिए उन लोगों से जो बिना किसी मानसिक तैयारी के किसी भी काम में उतरते हैं। जब कोई अप्रत्याशित स्थिति आती है तो वे ठिठक जाते हैं, उनकी सोच रुक जाती है, वे घबराहट में गलत फैसले लेते हैं। लेकिन जिनके पास पहले से ही एक मेंटल सिमुलेशन होता है, वे हर परिस्थिति को संभाल लेते हैं। इस चैप्टर में एक गहरा उदाहरण मिलता है वेस्ट जेट एयरलाइंस के एक पायलट की कहानी से। एक दिन उसकी फ्लाइट में अचानक टेक ऑफ के तुरंत बाद एक पक्षी टकरा गया। इंजन खराब हो गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर
सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी उसकी सोच और निर्णय पर निर्भर थी। उसने किसी गाइडबुक को नहीं खोला, बल्कि उस स्थिति का पहले से अपने दिमाग में बनाया गया मानसिक मॉडल एक्टिवेट किया। उसने वही किया जो वह हर दिन कल्पना में करता था। नतीजा, सभी यात्री सुरक्षित उतरे। यही होता है मानसिक चित्र की ताकत। चार्ल्स डुहिग समझाते हैं कि हमारे दिमाग को निर्देश देने के लिए हम जितनी बार इमेजरी या कल्पना का प्रयोग करते हैं, उतनी ही बार हमारा दिमाग वैसा ही महसूस करता है जैसे वो असली में हो रहा हो। यही तकनीक कई एथलीट्स, आर्मी अफसर और सफल लीडर्स अपनाते हैं। वे हर सीन की कल्पना करते हैं, अच्छे की भी और बुरे की भी। इससे वे मानसिक रूप से लचीले और तैयार रहते हैं। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प प्रयोग का जिक्र आता है। 2 ग्रुप्स को कोई टास्क दिया गया। एक ग्रुप को बस बोलने को कहा गया कि हम अच्छे से करेंगे, जबकि दूसरे ग्रुप को कहा गया कि अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम कैसे हर स्टेप पर काम करोगे, क्या प्रतिक्रिया होगी, अगर गलती हो जाए तो कैसे सुधारोगे। नतीजा साफ था, दूसरा ग्रुप बेहतर प्रदर्शन करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानसिक चित्र बनाया था जो दिमाग को स्पष्टता देता है और तनाव में भी दिशा बनाए रखता है। डुहिग यह भी बताते हैं कि मेंटल मॉडल्स सिर्फ प्रोफेशनल जिंदगी में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। जैसे अगर आप जानते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार से मिलने पर पुराना विवाद उठ सकता है, तो पहले से सोचिए कि आप क्या कहेंगे, कैसे जवाब देंगे, कैसे बातचीत को शांतिपूर्ण बनाएंगे। या फिर अगर कोई कठिन परीक्षा या इंटरव्यू आने वाला है, तो हर सवाल की कल्पना कीजिए, अपने जवाब सोचिए, उस माहौल को मन में रचिए। इससे आपकी घबराहट कम होगी और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस चैप्टर का एक और हिस्सा कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग को भी उजागर करता है। इसका अर्थ है सोचते सोचते थोड़ा भटकना, लेकिन उस भटकाव को एक उत्पादक दिशा देना। जैसे कोई म्यूजिक सुनते सुनते सोचता है, काश मेरी खुद की कंपनी होती, और फिर वह कल्पना में जाता है, कहां होती कंपनी, क्या करती, कैसे चलती, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करती। यही सोच बाद में एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाती है। यानी ख्वाब भी अगर सोच समझकर देखे जाए तो वो मानसिक अभ्यास बन जाते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, हर इंसान के पास मानसिक चित्र बनाने की ताकत होती है, लेकिन कुछ लोग ही उसे सही तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप हर दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की कल्पना से करें, आज मेरा दिन कैसे होगा, क्या क्या हो सकता है और मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा, तो आपका दिन अधिक नियंत्रित, शांत और प्रभावशाली होगा। चैप्टर 7, डेटा से सोचने की कला। यह चैप्टर शुरू होता है एक बहुत दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण माहौल से। एक अमेरिकी हॉस्पिटल, सिंसिनेटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जहां हर दिन हजारों बच्चे इलाज के लिए आते थे। वहां का इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमेशा भीड़ से भरा रहता था। डॉक्टर और नर्सें दिन रात काम करते थे, लेकिन कई बार इलाज में देरी हो जाती थी, जिससे बच्चों की हालत और बिगड़ जाती थी। समस्या यह थी कि इतने सारे मरीजों में से यह पहचानना कि किसको तुरंत इलाज चाहिए और किसको थोड़ी देर इंतजार कराया जा सकता है, यह निर्णय लेना आसान नहीं था। फिर एक डॉक्टर ने एक अलग तरीका अपनाया, डेटा की मदद से सोचने का तरीका। उन्होंने पिछली कई हजार मरीजों की रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया, हर केस को देखा, कौन से लक्षण, किस उम्र के बच्चे, कितनी तेज बुखार, कौन से टेस्ट हुए, क्या रिजल्ट आया और कितने दिन बाद किस हालत में पहुंचे। उन्होंने इन सब डेटा से एक एल्गोरिदम तैयार किया जो यह अनुमान लगाने लगा कि कौन सा बच्चा किस स्तर की इमरजेंसी में है। और देखते ही देखते इस सिस्टम की वजह से बच्चों को पहले से बेहतर और तेज इलाज मिलने लगा। चार्ल्स डुहिग इस कहानी से यह बताते हैं कि आज की दुनिया में डेटा सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि वह एक सोचने का तरीका है। अगर हम सही तरीके से डेटा को समझें, तो वह हमें ऐसी बातें बता सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती और हमारा दिमाग नहीं सोच सकता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम डेटा को सिर्फ रिकॉर्ड करने की चीज न समझें, बल्कि उससे बातचीत करें, उसे सवाल पूछें, उसमें पैटर्न देखें और उससे निर्णय लें। डुहिग कहते हैं कि अधिकतर लोग डेटा को 2 वजहों से नहीं समझ पाते। पहला, उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट्स का काम है, और दूसरा, वे डेटा को सूखा, भावहीन और भारी विषय मानते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि डेटा इंसान को ज्यादा इंसानी बना देता है, क्योंकि यह हमारी सोच को व्यापक करता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल टीचर को लीजिए। वह मानती है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन वह सवाल नहीं पूछता। अब अगर वह बस अपनी राय पर चले तो हो सकता है वह छात्र की जरूरतों को न समझ पाए। लेकिन अगर वह डेटा देखे, जैसे कि किस विषय में वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है, कब वह सबसे ज्यादा सतर्क रहता है, उसके टेस्ट पैटर्न क्या हैं, तो वह देख पाएगी कि वह बच्चा कहां और कैसे मदद मांग रहा है, और तब वह बेहतर टीचर बन सकेगी। इस चैप्टर में डुहिग हमें सिखाते हैं कि डेटा से सोचना यानी अपनी धारणा को चुनौती देना और हकीकत को साफ साफ देखना। एक और उदाहरण है टारगेट कंपनी का, जो यह जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी महिलाएं गर्भवती हैं, ताकि उन्हें सही समय पर प्रोडक्ट्स बेचे जा सकें। उन्होंने खरीदारों के व्यवहार का डेटा इकट्ठा किया। कब किसने बेबी ऑयल खरीदा, किसने विटामिन खरीदे, किसने कॉटन बॉल्स खरीदे, और फिर वे अनुमान लगाने लगे कि कौन सी महिला किस स्टेज में है। एक बार उन्होंने एक टीनेज लड़की को बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन भेज दिए। उसके पिता नाराज हो गए। बाद में पता चला वह लड़की सचमुच प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने घर में किसी को नहीं बताया था। कंपनी का डेटा पहले जान चुका था। यह उदाहरण बताता है कि डेटा सिर्फ संख्या नहीं है, वह इंसानी व्यवहार को पकड़ सकता है। लेकिन अगर हम बिना नैतिक सोच के डेटा इस्तेमाल करें तो यह खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए डुहिग कहते हैं, डेटा के साथ समझदारी, नैतिकता और सवाल करने की आदत जरूरी है। इस चैप्टर में डुहिग एक अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन एक छोटा डेटा पॉइंट लिखिए, जैसे आज मैंने कितनी बार फोन चेक किया, कब कब मेरा मन भटका, किस काम में सबसे ज्यादा समय गया। फिर हर हफ्ते इनका विश्लेषण कीजिए। देखिए कि आपका दिमाग क्या सोचता है, आपकी आदतें कैसे काम करती हैं। धीरे धीरे आप खुद को डेटा से समझने लगेंगे। इस चैप्टर का सार है, जब हम डेटा को अपनाते हैं तब हम खुद से बेहतर सवाल पूछने लगते हैं। हम अपनी धारणा से ऊपर उठते हैं और सच्चाई को गहराई से देखने लगते हैं। और जब सोच डेटा से संचालित होती है, तब निर्णय कम भावनात्मक और ज्यादा सटीक बनते हैं। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा या छोटा निर्णय लेने लगें, जैसे मुझे आज एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, यह इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो बस एक काम कीजिए, डेटा से सोचिए। अपने अनुभवों, पिछले रिजल्ट्स और छोटी छोटी जानकारियों को ध्यान से देखिए, क्योंकि सही उत्तर अक्सर वहीं छिपा होता है जहां आप कभी गौर नहीं करते। चैप्टर 8, दूसरों को प्रेरित करने की कला। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक महिला की कहानी से। मरीन कोर की एक ट्रेनर, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल टैमी डकवर्थ। वह युवाओं को अमेरिकी सेना में भर्ती के लिए तैयार करती थी, लेकिन समय के साथ एक समस्या आने लगी थी। नए कैडेट्स जिम्मेदारी लेने से कतराते थे। वे सिर्फ आदेश मानते थे, पर खुद से कोई पहल नहीं करते थे। टैमी ने सोचा, क्या ये बच्चे आलसी हैं या इनमें नेतृत्व की कमी है? लेकिन जब उन्होंने गहराई से देखा तो उन्हें एक सच समझ आया। ये बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि उन्हें यह फील नहीं होता कि उनका निर्णय मायने रखता है, यानी उन्हें अंदर से प्रेरणा नहीं मिलती। यहीं से इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख शुरू होती है, आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन, और कैसे इसे जागृत किया जाए। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि इंसान तब तक पूरी ताकत से कुछ नहीं करता जब तक उसे ये न लगे कि वह जो कर रहा है वह उसका अपना निर्णय है। अगर कोई सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि उसे कहा गया है या वह सजा से डरता है, तो वह कभी भी अपना 100% नहीं देगा। लेकिन अगर वही काम उसे अपने अंदर से सही लगे और वह यह माने कि उसका चुनाव उसी का है, तो वह उसमें पूरी ऊर्जा झोंक देता है। इसीलिए दूसरों को प्रेरित करने का पहला कदम है उन्हें नियंत्रण देना, यानी उन्हें यह महसूस कराना कि वे अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, उनकी आवाज की कद्र होती है। इस चैप्टर में एक और शानदार उदाहरण है एक कंपनी के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का, जहां कर्मचारी हर दिन ग्राहकों की शिकायतें सुनते सुनते थक जाते थे। उनमें कोई जोश नहीं था, लेकिन जब मैनेजमेंट ने हर एजेंट को थोड़ी सी आजादी दी, जैसे कि वे खुद तय कर सकते थे कि किस केस में रिफंड दें या कब माफी मांगें,
तो एक चमत्कार हुआ। वही लोग जो पहले थकते थे अब ग्राहक की मदद के लिए उत्साहित रहने लगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें ओनरशिप महसूस होने लगा था। डुहिग हमें सिखाते हैं कि सिर्फ आज्ञा देना प्रेरणा नहीं देता। प्रेरणा तब आती है जब व्यक्ति को लगे कि वह खुद निर्णय ले रहा है और वह निर्णय किसी बड़े मकसद से जुड़ा है। इसीलिए अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपने बच्चे को, टीम को या खुद को, तो पहले यह सोचिए कि क्या उन्हें यह लग रहा है कि उनके निर्णय मायने रखते हैं। क्या उन्हें यह लग रहा है कि वे सिर्फ आदेश नहीं, कोई उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण तकनीक बताई गई है, स्मॉल चॉइसेस फॉर बिग मोटिवेशन। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम में जुड़ाव महसूस करे तो उसे छोटे छोटे विकल्प दीजिए। जैसे, तुम ये काम अभी करना चाहोगे या 1 घंटे बाद? तुम इसे अपने तरीके से करना चाहोगे या मेरी मदद से? इन छोटे विकल्पों से उसे लगेगा कि निर्णय उसी का है और वहीं से प्रेरणा जागेगी। एक और गहरी बात जो इस चैप्टर में सामने आती है वो है वाई का जवाब। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई पूरी लगन से काम करे तो उसे यह समझाइए कि वह काम क्यों जरूरी है। जैसे एक हॉस्पिटल में क्लीनिंग स्टाफ को जब यह बताया गया कि उनकी सफाई से मरीज जल्दी ठीक होते हैं तो उनमें एक नई ऊर्जा आ गई। वे अब सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं रहे, वे अब इलाज की टीम का हिस्सा बन गए थे। और यह बदलाव केवल सोच में नहीं, परफॉर्मेंस में भी दिखा। डुहिग यह भी बताते हैं कि प्रेरणा एक प्रक्रिया है, न कि एक भावना। यह एक बार जागी तो हमेशा नहीं रहती, उसे रोज दोहराना पड़ता है। और यही काम हम मानसिक आदतों से कर सकते हैं। हर सुबह एक छोटा सा रिव्यू, मैं आज जो कर रहा हूं वह मेरे किस उद्देश्य से जुड़ा है, इस एक सवाल से दिन की दिशा बदल सकती है। तो इस चैप्टर का सार है, दूसरों को प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें ओनरशिप दें, उन्हें विकल्प दें और उनके काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ें। और अगर हम खुद को प्रेरित करना चाहते हैं तो हमें भी यही करना होगा। अपने काम में अपनी आवाज, अपनी सोच और अपने मकसद को रोज शामिल करना होगा। क्योंकि प्रेरणा कोई जादू नहीं, यह सोचने की एक शैली है जिसमें हर काम में हम यह ढूंढते हैं, इसमें मेरा क्या मतलब है। और जब यह जवाब मिल जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। दोस्तों, आपने अभी सुनी किताब स्मार्टर फास्टर बेटर की एक और सीख भरी कहानी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको महसूस हुआ कि जिंदगी को थोड़ा और बेहतर और समझदारी से जिया जा सकता है, तो यही है हमारे इस चैनल का मकसद। हमारा ये हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ किताबें सुनाने का जरिया नहीं है, ये एक पुल है जहां शहर की तेज जिंदगी और गांव की ठंडी सांझ एक दूसरे से मिलती है, जहां एक किसान खेत में काम करते हुए भी ज्ञान की बातें सुन सकता है और एक ऑफिस जाने वाला शख्स ट्रैफिक में फंसे हुए भी जीवन को समझने की कोशिश कर सकता है। हम आपकी ही तरह हैं, कभी खेतों से होकर गुजरे हैं, कभी बसों और ट्रेनों में सफर किया है, कभी बिजली नहीं थी तो रेडियो पर कहानी सुनी है और कभी मोबाइल में बैठकर पूरी दुनिया से बात की है। यही जुड़ाव है जो इस चैनल की आत्मा है। हम चाहते हैं कि चाहे आप किसी गांव की मिट्टी में पले हों या किसी महानगर की भीड़ में बड़े हुए हों, आपको लगे कि ये आवाज, ये बातें, ये सोच आपकी अपनी है। हर हफ्ते हम ऐसी ही किताबें लाते हैं जो जिंदगी को थोड़ा और समझने लायक बनाती हैं, सोच को तेज करती हैं और दिल को छू जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ही विचार आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगली बार जब कोई किताब सुने तो अकेले मत सुनिए। अपने पापा, मम्मी, भाई, दोस्त या गांव के चौपाल तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाए तो वो सिर्फ बढ़ता है। और यही तो असली मिशन है इस चैनल का, गांव से लेकर शहर तक, सोच से लेकर समझ तक, हर दिल से दिल तक सीख पहुंचाना। फिर मिलेंगे अगली किताब में एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां आवाज से जागती है समझ।